Hello, my dear students of class 10th of ICSE. So, welcome to lecture number 2 of the second chapter of your physics, work, energy and power. Second chapter हमने start कर लिया है ना physics का. Yesterday we did the first lecture of work, energy and power, this chapter. और इसी chapter का आज second lecture हम करने जा रहे हैं. And let me tell you that the first chapter of physics, which is force, has already been done on my channel. And there is a separate playlist, जिस playlist का नाम force है. And in that playlist you will find all the lectures of force. ठीक है, तो सारे lectures तुम्हें फोर्स का वहीं पे मिल जाएगा. एक सेपरेट प्लेलिस्ट है फोर्स नाम का. नाउ वी हैव आल्सो मेड अ डिफरेंट प्लेलिस्ट विद फॉर द सेकंड चैप्टर एंड प्लेलिस्ट का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो सेकंड चैप्टर के लिए जो प्लेलिस्ट है उसमें फिर तुम्हें सेकंड चैप्टर के सारे लेक्चर्स प्रॉपरली अरेंज्ड मिलेंगे. बहुत सिंपल है, तुम्हें बहुत इजीली सारे वीडियोस मिलते जाएगा. तुम्हें वीडियोस ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड सर्च फॉर द अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस second chapter of physics. So what did we learn in the previous lecture? We had discussed about the formula of the work done, what definition of work done, and then we derived this formula Fs cos theta. We discussed three special cases of work done: when theta is 0 degree, when theta is 180 degree, and the last one when theta is 90 degree. Then we discussed about conditions for zero work done. Very important topics have been covered so far work के ऊपर. And if you have not watched the previous lecture of this chapter, then the link of the playlist for this chapter is given in the description box of this video. First watch lecture 1 and only then you proceed with today's lecture, which is lecture number 2. We also discussed one numerical based on whatever we learned in the lecture 1. Now we will continue with the chapter. जो topic आज हम पढ़ने वाले हैं, जहां से हम start करेंगे, वो topic है work done by force of gravity. So no, suppose there is a body whose mass is m and this body is falling freely under the effect of gravity. ये ground है और ये body ऊपर से नीचे गिर रहा है and कुछ समय बाद ये ground में आ जाएगा. So this is the body at point A and when it reaches ground it is at point B. These two are not different bodies. ठीक है ना, समझ रहे हो ना, एक ही body है. Point A पर जब वो body एकदम अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, फिर मैंने बॉडी को छोड़ दिया, वो अब ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिर रहा है एंड कुछ समय बाद वो पॉइंट बी पर आ गया है व्हेन इट हैज रीच्ड द ग्राउंड. सो दिस इज द सेम बॉडी. ओके, ए एंड बी पर जो मैंने दो अलग अलग बॉडीज डायग्राम में ड्रॉ किया है, दे आर नॉट टू डिफरेंट बॉडीज, द सेम बॉडीज एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. वेरी सिंपल. अच्छा, नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉडी, या इनफैक्ट वी कैन से व्हाट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी. ए से बी आने में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना बॉडी का हाइट होगा. मान लेते हैं बॉडी एच हाइट पर था. जब पॉइंट ए पर मैंने बॉडी को रखा था, जहां से मैंने बॉडी को ड्रॉप किया था, वो पॉइंट ग्राउंड से कितने हाइट पर था, मान लेते हैं एच हाइट पे था. तो अगर हमने एच हाइट से इसको नीचे गिरने के लिए छोड़ दिया, तो जब वो ग्राउंड पर आके टच किया तो कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हुआ, एच. इतना ही डिस्प्लेसमेंट वो करेगा ना. डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी विल बी एच. एच डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस. ठीक है, वही हम अब निकाल रहे हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब वर्क डन का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है. वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा. सिंपल, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द फॉर्मूला इन लेक्चर 1. इसी फॉर्मूला का यूज करके हम यहां पर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे. कोई नया या रॉकेट साइंस नहीं है, the same formula. अच्छा, now here what is F? F is the force on the body. याद रखना हर एक सिंबल का मीनिंग क्या होता है. जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, उसमें एफ क्या होता है, एस क्या होता है एंड थीटा क्या होता है. वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स. एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. What is S? S is displacement. Body कितना अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. And what is theta? Theta is the angle between force and displacement. एकदम सिंपल, क्लैरिटी होनी चाहिए. अच्छा, अब इस केस में जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, पता है ना. कोई भी बॉडी पर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है
उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी मीन्स द फोर्स ऑन द बॉडी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी। What is the meaning of weight of the body? That thing should be clear. Weight of a body means the amount of force of gravity on the body. जिस फोर्स से पृथ्वी इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी पर लग रहा है, उसी फोर्स को हम कहते हैं इस बॉडी का वेट। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। वेट का फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज mg। मास ऑफ द बॉडी इनटू g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लास 9th में पढ़ा होगा, वेट इज mg। तो वेट इज द फोर्स, यानी इस केस में हमारा जो फोर्स ऑन द बॉडी है वो वेट ऑफ द बॉडी है। That is the force with which the earth is pulling the body towards itself, which is known as weight of the body, and that is nothing but mg. Weight is nothing but mg. What is s? In this case, s means displacement. तो body A से B आने में कितना displacement हुआ? h units का displacement हुआ, h। तो in place of s we will write h, f के जगह mg, s के जगह h, cos थीटा। थीटा इस केस में कितना है? थीटा का मतलब होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी थीटा 0 डिग्रीज है। यानी हमारा कॉस 0 लिख देंगे, थीटा के जगह 0 डिग्रीज। समझ में आ रहा है? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन प्रीवियस लेक्चर दैट जब भी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, केस 1 में ही पढ़ा था, लेक्चर 1, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब थीटा हम 0 डिग्रीज लेते हैं। तो बिल्कुल वही केस है ना, यहाँ पर फोर्स भी नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी नीचे गिर रहा है, तो दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 डिग्रीज है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी दिस इज 1। तो m इंटू जी इंटू एच इंटू 1, तो वर्क डन आ गया mgh। क्योंकि cos 0 डिग्री तो 1 है, तो वी डिड नॉट राइट दैट, इनटू 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो mgh, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mgh। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला एफ cos थीटा से आया। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mgh। अब याद रखना, ये कभी भी पूछे व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mgh। सिंपल, मास ऑफ द बॉडी, g is acceleration due to gravity, and h is the height of the body above the ground। अच्छा, इसका हम जो केस हमने पढ़ा वो है कि बॉडी फॉलिंग फ्रीली, ऊपर से नीचे गिरा। The same formula we will apply when the body is raised from ground to some height। मान लेते हैं कि बॉडी ग्राउंड में इनिशियली था और उसको हमने ऊपर h हाइट तक पहुंचा दिया। इनिशियली बॉडी वाज एट पॉइंट A एंड h हाइट, कुछ देर बाद उसको हमने h हाइट पर पहुंचा दिया, ऊपर फेंका तो पॉइंट B पर पहुंच गया। अभी जो केस हमने डिस्कस किया था उसका उल्टा, जो केस यहां डिस्कस किया था वो था ऊपर से नीचे गिरा, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन h हाइट। तो इस केस में हम बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बाई के जगह अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यहां पर जो वर्क डन हम निकालेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है ना, ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है लेकिन बॉडी तो ऊपर जा रहा है, तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बाई भी बोलेंगे तो कोई एरर नहीं है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो फाइन, ओके, बट मोस्ट टेक्निकली इट इज वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Okay, but it however doesn't matter much. If you say work done by force of gravity, by बोलो against बोलो, वहां पे इतना preposition का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन टेक्निकली बात करेंगे तो यहाँ अगेंस्ट ज्यादा सही है। यहाँ पर भी फॉर्मूला अगर हमें निकालना है वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम mgh यूज करेंगे। ठीक है, तो बोलोगे सर कैसे? यहाँ पर cos थीटा तो 180 होगा, इस केस में 180 होगा, जरूर होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है एंड बॉडी तो ऊपर जा रहा है। मैं इस केस की बात कर रहा हूं, जब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो mgh इंटू कॉस थीटा हमारा cos 180 हो जाएगा। इस केस में cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो फॉर्मूला होना चाहिए -mgh। बिल्कुल, तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, वी इग्नोर दी प्लस एंड माइनस साइन, इतना हम यहाँ पे नहीं ध्यान
या इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए मैग्नीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो mgh ही यूज करेंगे, चाहे हमें वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोले, चाहे वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोले। हम यहाँ -1 यूज नहीं करेंगे। अच्छा, -1 कैसे आया वो तो समझ में आया ना, बिकॉज जब हम बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन अपवर्ड्स, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्रीज है, एंड cos 180, यहाँ जैसे हमने cos 0 लग रखा था, यहाँ तो cos 180 होगा, एंड cos 180 का वैल्यू -1 होता है, इसलिए work done is minus mgh in this case. But I have told you, once again I'm repeating, while doing numericals, we are not bothered about the plus and the minus sign. We are only bothered about the magnitude, that it is mgh in both cases. That's it. The sign, whether it is positive work done or negative work done, that is not the, you know, the thing of importance while doing numericals. Unless and until it is asked specifically. ठीक है, तो जब भी वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोले तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, mgh। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोले तो भी mgh। सिंपल, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ वर्क। वैसे तो हम जानते हैं वर्क को हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, जूल, बिकॉज वी डिड अ न्यूमेरिकल ऑल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें ये न्यूमेरिकल किया था, जिसमें हमारा वर्क डन आया तो हमने 50 जूल्स बोला। यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 25 जूल्स आया। तो ये न्यूमेरिकल में तो तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि सर वर्क का यूनिट तो जूल होता है, ऐसा यूनिट, लेकिन एज अ सेपरेट टॉपिक वी आर स्टडिंग इट नाउ। ओके, सो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इट इज एब्रिविएटेड एज कैपिटल J। जब हम स्पेलिंग लिखेंगे जूल का तो J स्मॉल होगा, JOULE में J स्मॉल है, OULE सब स्मॉल है, लेकिन जब सिंबल लिखेंगे तब J कैपिटल लिखना पड़ेगा। ये रूल्स है, ये रूल को फॉलो करेंगे। और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस होता है ना, कॉस थीटा, उसमें तो कोई हमारा यूनिट नहीं है, यूनिट है वर्क डन में FS, कॉस थीटा में तो कोई यूनिट नहीं है, तो मेन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी से यूनिट आएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो वर्क डन को हम जूल बुला रहे हैं। दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, है ना। वर्क डन is 1 joule and that is equal to force into displacement। force का ऐसा यूनिट न्यूटन, that means 1 न्यूटन into 1 मीटर। इसका मतलब ये बड़ा क्लियर हो गया कि 1 जूल is equal to 1 न्यूटन into 1 मीटर। वेरी सिंपल, तुम्हें अगर वर्क का फॉर्मूला याद है तो तुम्हें ये याद हो जाएगा, 1 जूल is equal to 1 न्यूटन into 1 मीटर। व्हाट इज 1 जूल? इसी इक्वेशन को हम अब इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। बड़ा सिंपल सा बात है, इसी इक्वेशन को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। देखो मेरे पॉइंटर को देखो, जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं 1 जूल, इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 जूल is the work done when a force of 1 newton, देखो 1 newton ना, when a force of 1 newton displaces a body by 1 meter, कितना डिस्प्लेस करेगा, displaces a body by 1 meter in the direction of the force, in its own direction, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में। तुम्हें याद होगा हम ये बार बार मैंने ये एम्फेसाइज किया था कि जब भी हम वर्क डन निकालेंगे उसमें the direction of displacement should be in the direction of force, and उसी के वजह से ये cos थीटा वाला आया था, we derived it in lecture 1। तो इसलिए ये लिखना जरूरी है, in its own direction means in the direction of the force। तो सिंपल वे में लिख सकते हो, जो डेफिनेशन यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी करना है ऐसी जरूरी नहीं है। तुम अगर इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करो अपने वर्ड्स में, लेकिन करेक्ट होना चाहिए। 1 जूल is defined as the work done when 1 newton of force displaces a body by 1 meter in the direction of force। बिल्कुल simple and correct। Clear है? Now, CGS unit of work is erg, and 1 erg is 1 dyne into 1 centimeter, just like 1 joule is 1 newton into 1 meter।
तो फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, तो 1 न्यूटन की जगह हम 1 डाइन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर लिख दिया। तो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर इज 1 अर्ग। एंड इन द सेम वे वी हैव डिफाइंड 1 अर्ग ऑल्सो। 1 अर्ग is said to be the work done when a force of 1 dyne displaces a body by 1 centimeter in the direction of force. Simple. Now, what is the relation between erg and joule? ये आईसीसी में आ चुका है चिल्ड्रन. The relation between SI unit of work and CGS unit of work. Previous year ICC question है. So very simple also. 1 joule means कैसे करोगे? देखो 1 joule means 1 Newton into 1 meter. ये अभी अभी हमने पढ़ा. 1 joule is 1 Newton into 1 meter. अब 1 न्यूटन का मतलब तो 10⁵ डाइन होता है, एंड 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁵2 सेंटीमीटर। अब हम वही काम करेंगे, जहां 1 न्यूटन है वहां पर हमने लिख दिया 10⁵ डाइन, जहां 1 मीटर है वहां लिख दिया 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 10⁵ एंड 10⁵2 मिलकर 10⁵7, एंड डाइन इंटू सेंटीमीटर इज डाइन सेंटीमीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर, एंड डाइन सेंटीमीटर को ही अर्ग बोलते हैं, है ना। डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही अर्ग बोलते हैं। तो ये जो डाइन सेंटीमीटर की जगह हमने अर्ग लिख दिया, तो फाइनली हमें हमारा क्या आ गया? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। वेरी सिंपल। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है विद द डेरिवेशन ऑल्सो। कई बार ये 2 मार्क्स डेरिवेशन पूछ देता है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। बड़ा सिंपल है, यहां से स्टार्ट किए। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, बेसिक इक्वेशन से। अब 1 न्यूटन के जगह हम लिखेंगे 10⁵ डाइन, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 मीटर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁵2 सेंटीमीटर। 10⁵ एंड 10⁵2 मिलकर हो गया 10⁵7, एंड फिर डाइन इंटू सेंटीमीटर को डाइन सेंटीमीटर लिख दिया, एंड इसी डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं। तो फाइनली हमारा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग आ गया। मैंने सेकेंड टाइम इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप नाउ द थिंग इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक पावर। हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, इस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क कर लिया, अब पावर पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर के हेडिंग में ही है क्या क्या हमें पढ़ना है। अब पावर में चलते हैं। पावर बड़ा सिंपल है, जो वर्क डन हमने पढ़ा ना, उस वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दो, तुमको पावर आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट का मतलब डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई टाइम। The rate of doing work is called power. Power is also a scalar quantity. Work was also a scalar quantity. Power is also a scalar quantity. So if W work is done in time t, then what is the power? W upon t. Work को time से divide कर तो power आ जाएगा। दिख रहा है ना कितना सिंपल फॉर्मूला है। So ये याद रखना, power is work done upon time. और अगर हम वर्क को यहाँ सब्जेक्ट बनाए तो पावर इनटू टाइम को हम वर्क बोल सकते हैं। Please note these formulas. पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, सो वर्क डन इज पावर इनटू टाइम। ये टी इधर मल्टीप्लाई हो गया पावर के साथ। वर्क डन इज पावर इनटू टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल्स। आज हम इस लेक्चर में कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 3 जो इसके बाद आएगा वेरी सून, लेक्चर 3 विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन ऑल्सो एंड ऑन पावर ऑल्सो। पावर और वर्क डन पर न्यूमेरिकल्स भर के रहेंगे लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 विल बी डेडिकेटेड फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क डन एंड पावर। इसलिए अभी जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दो, ये फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करो। यू विल बी वेरी वेरी बेनिफिटेड व्हेन वी विल डू लेक्चर 3। लेक्चर 3 बड़ा जल्दी आएगा इसके बाद। ओके, नाउ मूविंग टू व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच पावर स्पेंट बाय अ सोर्स डिपेंड्स। एंड ये कोई टॉपिक ही नहीं है, बड़ा इजी सा चीज है। देखो पावर के फॉर्मूला में तुमने लिख दिया W बाई टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। तो पावर किन 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है W, और दूसरा टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जिस टाइम के लिए वर्क डन हुआ वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर कोई तुमसे पूछे ये पावर किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तुम W एंड T एक्सप्लेन करते हुए इनका लिखोगे। W मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, W इस पे डिपेंड कर रहा है।
द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, एंड टी पे डिपेंड कर रहा है द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द वर्क, जो इस वर्क पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, इस वर्क को करने में कितना समय लगा, टाइम, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर तुम सोचो कि टाइम ज्यादा लगेगा तो पावर कम स्पेंड होगा कि ज्यादा स्पेंड होगा। फिर से मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूं, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो सी डिनोमिनेटर इज टाइम, तो इफ टाइम टेकन विल इंक्रीज, पावर विल डिक्रीज, एंड उल्टा विल हैपन। तो टाइम वर्क एंड टाइम, पावर एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दिख रहा है ना फॉर्मूला में, क्योंकि टाइम तुम्हारा डिनोमिनेटर में और दूसरे साइड में पावर न्यूमरेटर में। तो इफ अ मशीन और अ पर्सन डज अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क इन लेस टाइम, कम समय में कर रहा है, टाइम कम, तो पावर विल बी मोर, मोर पावर इज स्पेंट बाय हिम और इट। अगर मशीन है तो इट, पर्सन है तो हिम, तो मोर पावर इज स्पेंट बाय इट और हिम। टाइम अगर कम लगा तो पावर ज्यादा स्पेंड हुआ, टाइम ज्यादा लग गया तो पावर स्पेंड बाय हिम इज लेस। इनवर्स रिलेशन इज देयर टू डू अ सेड अमाउंट ऑफ वर्क, गिवन अमाउंट ऑफ वर्क, दिस इज द रिलेशन। क्लियर है? कुछ नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है। एक दूसरा फॉर्मूला है पावर का, कई बार फोर्स और एवरेज स्पीड दिया हुआ रहता है न्यूमेरिकल में, एंड इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग लेक्चर 3 में करेंगे। मैं पहले से ही तुम लोगों को लेक्चर 3 के बारे में हम एडवांस्ड मैं बता दे रहा हूं कि क्या हम करने वाले हैं लेक्चर 3 में। लेक्चर 3 विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। अभी थ्योरी कर रहे हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा लेक्चर 3 होगा, बहुत जल्द आएगा। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस लेक्चर 3, तुमको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, नहीं तो मिस हो जाएगा। फिर सिंसियरली तैयारी करनी है तो यू हैव टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द वीडियोस। तो ये अभी क्या कहता है कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय अ डिस्टेंस s इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कोई बॉडी है उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, s डिस्टेंस कवर हुआ, तो हम तो सिंपल जानते हैं ना, वर्क डन विल बी fs। देखो कहां पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, केस 1, कि डिस्प्लेसमेंट जब हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मींस व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला आया था, वर्क डन इज fs, सिंपली f इंटू s। तो वर्क डन इज fs, तो उसी चीज को तुमने यहां लिखा है, कहां गया, हाँ उसी चीज को यहां लिखा गया, वर्क डन इज fs, वर्क डन fs है, कांस्टेंट फोर्स f लगा एंड डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी इज s इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आगे हमें पता है कि पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम इस फॉर्मूला में, पावर के फॉर्मूला में जो W है उसके जगह पर हम F इंटू एस लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन इज F इंटू एस। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, तो वर्क डन के जगह हम लिख सकते हैं F इंटू एस, एफ एस बाई टी। अच्छा, अब हम जानते हैं S इज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, S तो यही है ना, एंड T इज टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुछ भी बोलो, दैट इज नथिंग बट द स्पीड, द एवरेज स्पीड। स्पीड का मतलब ही तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो s बाई टी इज नथिंग बट स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो s बाई टी के जगह हम v लिख सकते हैं, तो f इंटू वी आ गया, ये फॉर्मूला आ गया ना, पावर इज f इंटू वी। तो अगर तुम्हें फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी पता है एंड बॉडी का एवरेज स्पीड पता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तुमको पावर स्पेंट बाय द बॉडी पता चल जाएगा। एक नया फॉर्मूला मिला तुमको, लिख लो। व्हाट आर द फॉर्मूलाज वी हैव लर्नड सो फार। वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बहुत सारा फॉर्मूलाज पढ़ लिया है। क्विक रिवीजन ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्नड सिंस लेक्चर 1। एफ एस cos थीटा, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, यस वी हैव डन इट। देन वी हैव डन वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये कहां से आया, जो पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, उसी से वर्क डन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो P इंटू टी हो जाएगा, नो डाउट, वेरी सिंपल। पावर का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा,
इसको लिख देता हूँ वर्क बाय टाइम, और एक फॉर्मूला अभी पढ़ा, फोर्स इनटू एवरेज स्पीड। तो 4 फॉर्मूला हमने बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा है। इसके अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, बट मेजरली 4 फॉर्मूलाज वी हैव डन। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला रटना काफी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है। हाँ, वर्क डन बाय ग्रेविटी भी किया ना, एक फॉर्मूला mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी, उसका भी फॉर्मूला किया mgh। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमने आज अभी तक डिस्कस किया है, राइट। यूनिट्स ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट। क्या होगा? वॉट। वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल। मैं रिवाइज करा दे रहा हूं तुम लोगों को, बार बार रिवाइज कराने से याद हो जाएगा। पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट, WATT। कैपिटल W इज द सिंबल ऑफ वॉट। ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इट इज रिटन एज एब्रिविएटेड एज कैपिटल W। अब वॉट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर? देखो बड़ा सिंपल है। पहले तो मान लो कि डेफिनेशन तुम भूल गए हो, तो टेंशन मत लो। फॉर्मूला वर्क का पता है ना, आई मीन पावर का फॉर्मूला पता है ना। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम, अभी अभी बताया था। तो पावर का यूनिट मैंने बोला 1 वॉट, तो पावर के नीचे लिख दो 1 वॉट। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, तो 1 जूल लिख दो। एंड टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। यूनिट मतलब SI यूनिट की बात करो, तो 1 सेकेंड लिख दो। तुमको मिल गया ना, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। कहां से ये लिखा? फॉर्मूला से। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, ये तुमको याद रखना है। तो पावर का SI यूनिट क्या है? वॉट, तो लिख दिया 1 वॉट। वर्क का SI यूनिट जूल, तो लिख दिया 1 जूल। नीचे टाइम है तो 1 सेकेंड लिख दिया। इसका मतलब हमें मिल गया 1 वॉट इज नथिंग बट 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सेम चीज है, 1 वॉट इज नथिंग बट 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अब 1 वॉट को डिफाइन करोगे, बाएं हाथ का खेल है। इसी इक्वेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। ये जो इक्वेशन है ना, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। 1 वॉट इज सेड टू बी द पावर स्पेंट। 1 वॉट, देखो मैं जहां पे पॉइंटर लेके जा रहा हूं उसको वहां ध्यान से देखो, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं। 1 वॉट is said to be the power spent when 1 joule of work is done in 1 second। जब 1 जूल वर्क किया जाए 1 सेकेंड में, तब हम कहेंगे कि पावर स्पेंट कितना हुआ? 1 वॉट हुआ। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे लैंग्वेज में, एक थोड़ा सा घुमा के, कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट। तो किसी भी लैंग्वेज में लिखो, करेक्ट होना चाहिए। बेसिकली वी हैव ट्रांसलेटेड दिस इक्वेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकेंड, क्योंकि जूल के जगह बस अर्ग हो जाएगा, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम इज ऑल्सो सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज ऑल्सो सेकेंड, सो इट विल बी अर्ग पर सेकेंड। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल पर सेकेंड यानी वॉट एंड अर्ग पर सेकेंड? You see, it is very simple. 1 watt is equal to 1 joule per second and 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. तो 1 joule के जगह हमने 10 to the power 7 erg लिख दिया। per second तो as it is copied। इसका मतलब 1 watt is equal to 10 to the power 7 erg per second। 1 watt is equal to 10 to the power 7 erg per second। Very simple। Now there is another important unit of power। पावर का यूनिट तो हमने पढ़ लिया watt, और एक अभी भी पढ़ लिया अर्ग पर सेकेंड, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हॉर्स पावर, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है। एंड दिस हैज कम इन आईसीसी एग्जामिनेशन दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट। 1 हॉर्स पावर, जिसको HP लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट। ये आईसीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। द रिलेशन इज दिस वन, तुम्हें याद रखना है, द डेरिवेशन ऑफ दिस रिलेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। कि 1 हॉर्स पावर का डेफिनेशन क्या होता है तुमको नहीं पढ़ना है, नॉट इन सिलेबस। डेफिनेशन ऑफ हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज नॉट इन द सिलेबस, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। तुम्हें सिर्फ रिलेशन याद रखना है, that 1 horsepower is 746 watt। मेरे साथ बार बार बोलो, ये आईसीसी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, हल्के में मत लो। 1 horsepower is how many watt? 1 horsepower is 746 watt। ये नंबर याद रखना है। कहां से 746 आया सर? कैसे पता चला कि 1 horsepower 746 watt होता है? ये सिलेबस में नहीं है, वी विल नॉट डिस्कस। तुम्हें ये वैल्यू याद रखना है। एंड इन टर्म्स ऑफ किलो वॉट,
तो इस वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, जैसे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, उसी तरह वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.746 किलोवाट हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। बेसिकली तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है, 1 हॉर्स पावर इज 746 किलोवाट। नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और फिर हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। वेरी सुन इट विल बी अपलोडेड, जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने लेक्चर 1 एंड 2 में किया है बहुत क्लियर है। तो वर्क और पावर के बीच जो टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिया है, वर्क एंड पावर, क्या डिफरेंसेस है? द फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन। वर्क डन का डेफिनेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, हम कर चुके हैं। पावर का डेफिनेशन है इधर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, नो नीड टू डिस्कस। सेकंड पॉइंट से वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला में एफ एस कॉस थीटा आता है, यहाँ कहीं भी टाइम नहीं है, टी नहीं है, लेकिन पावर के फॉर्मूला में वर्क डन अपॉन टाइम, सो पावर टाइम पे डिपेंड करता है। पावर स्पेंट डिपेंड्स ऑन टाइम इन विच वर्क इज डन, लेकिन वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। फिर थर्ड पॉइंट है एसआई यूनिट, बड़ा सिंपल सा डिफरेंसेस है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, पावर का एसआई यूनिट इज वॉट, कुछ है ही नहीं इसमें। I hope whatever we learned today in this lectures are clear. We will meet in lecture number 3 with lot of numericals on work done and power. Till then, God bless you, and subscribe the channel, press the like button if you have not pressed it, and click the bell icon so that you don't miss out any of the lectures. Share this with your friends. God bless you children. Take care.